जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातु और अधातु चैप्टर को। ठीक है, ये इसमें देखेंगे हम लोग धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। धातुओं की प्राप्ति, इसी के अंदर आता है धातुओं का निष्कर्ष, उसके बाद आता है अयस्कों का समृद्धिकरण, उसके बाद इसी के अंदर आता है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। उसके बाद सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो स्थित धातु होता है उसका निष्कर्षण कैसे होता है। उसके बाद धातुओं का परिष्करण कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में। उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं खनिज। तो पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ठीक है, जितना भी प्राकृतिक जो होता है तत्व एवं खनिज, सबको तत्व एवं यौगिक जितना भी होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उसे खनिज कहा जाता है। अब अयस्क जानते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो लाभकारी खनिजों को अयस्क कहा जाता है। खनिज बहुत तरह के होता है, लेकिन जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है जो खनिज से ज़्यादा मात्रा में, उसे ही अयस्क कहते हैं। और जिससे लाभ नहीं प्राप्त होता है उसे अयस्क नहीं कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो धातुओं का निष्कर्षण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले जो अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसका निष्कर्षण अलग विधि से होता है। जो मध्य में होता है सक्रियता श्रेणी में धातु, उसका निष्कर्षण अलग होता है, अलग विधि से। और जो सबसे नीचे रहता है उसका निष्कर्षण अलग विधि से होता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर रहता है उसका विद्युत अपघटन द्वारा होता है निष्कर्षण, और जो मध्य में रहता है उसका कार्बन के उपयोग से अपचयन करके कर लिया जाता है। और जो सबसे नीचे रहता है यानी कम क्रियाशील धातु, वो प्राकृतिक अवस्था में या तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है या फिर सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे अयस्क हमें मिलता है, ठीक है, अयस्क से अयस्क का सांद्रण होता है। अब अयस्क का सांद्रण होने के बाद जो उच्च क्रियाशील धातुएं रहता है वो गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। ये जो उच्च क्रियाशील धातु होता है उसका गलित रूप में विद्युत अपघटन होता है और उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन जो कम क्रियाशील, एकदम निम्न क्रियाशील होता है, यानी जो सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे वाली धातु होता है वो निम्न क्रियाशील धातु होता है, तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है। तो भर्जन विधि द्वारा धातु प्राप्त कर लिया जाता है, फिर धातु का परिष्करण किया जाता है। जो मध्य क्रियाशील धातुएं होता है तो वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होता है या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो जब कार्बोनेट अयस्क के रूप में होता है तो उसे निस्तापन विधि द्वारा धातु का ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लिया जाता है। उसी प्रकार से जब सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है तो भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा के धातु प्राप्त कर लिया जाता है, फिर उसका परिष्करण किया जाता है। ठीक है, अयस्कों का संवृद्धीकरण। अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का संवृद्धीकरण कहते हैं। अयस्कों में मतलब जो होता है बहुत तरह का अशुद्धि होता है जिसे गैंग कहा जाता है, उसी को हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का संवृद्धीकरण कहते हैं। गैंग का परिभाषा आप समझ सकते हो कि अयस्कों में पाए जाने वाली अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातु होता है उसका निष्कर्षण कैसे होता है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। सक्रियता श्रेणी के नीचे वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, जिसे गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाती है और अधिक गर्म करने पर यह अपचयित हो जाता है। अतः इस प्रकार धातु प्राप्त कर लिया जाता है। अगर जो आपको ये परिभाषा से समझ नहीं आया तो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सीना बार है, ये सीना बार जो है मरकरी का अयस्क है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है HgS। कैसे प्राप्त किया जाता है मरकरी इससे, सीना बार से? तो सबसे पहले क्या होता है, सीना बार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, बहुत तेजी से गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, HgO यानी ऑक्साइड के रूप में बन जाता है, जैसे मरकरी ऑक्साइड बन जाता है।
ठीक है। अब मरकरी ऑक्साइड को फिर गर्म किया जाता है। ये मरकरी ऑक्साइड जो है इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद ऑक्सीजन अलग कर दिया जाता है और ये जो Hg है मरकरी प्राप्त कर लिया जाता है कुछ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख लेना है अपने कॉपी पे। अब हम लोग जानते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी के मध्य वाले धातु होते हैं उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि जो धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में होने के कारण इसकी क्रियाशीलता मध्य होती है। ठीक है। ये धातुएं सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें भर्जन या फिर निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, जिसके बाद धातु ऑक्साइड को अपचयित करके धातु प्राप्त कर लिया जाता है। भर्जन जो होता है वो सल्फाइड अयस्क जब रहेगा तो भर्जन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे ऑक्साइड के रूप में, और जब कार्बोनेट अयस्क होगा तो उसे निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो ZnS है तो इसे भर्जन विधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा, धातु ऑक्साइड में बदला जाएगा। भर्जन विधि में क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क रहता है जैसे ZnS, ये सल्फाइड अयस्क है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो ये जो सल्फाइड अयस्क है ये ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। अब इस जिंक ऑक्साइड को गर्म करके धातु प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये भर्जन विधि हो गया। अब निस्तापन विधि में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क रहता है जैसे ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क है। जब इसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन के तेजी से गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है, ZnO में बदल जाता है। ठीक है। अब दोनों ऑक्साइड में, जैसे जो कार्बोनेट रहेगा उसको निस्तापन विधि से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, लेकिन जब सल्फाइड अयस्क रहेगा तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। दोनों से ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। फिर ऑक्साइड से क्या किया जाता है, कार्बन के साथ बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है। जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ZnO जो है वो Zn बन जाता है, यानी इसका अपचयन हो जाता है ZnO का। ठीक है, और धातु प्राप्त कर लिया जाता है जिंक। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु होता है उसका निष्कर्षण कैसे होता है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें धातुएं कैथोड पर मुक्त होती हैं। अब धातुओं का परिष्करण कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। अपचयन से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, इसका शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा होता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है वो समझते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है, कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो शुद्ध धातु होता है उसका पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, जो अशुद्ध धातु होता है उसे एनोड बनाया जाता है। ठीक है, इसमें धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विलयन में घुल जाता है और विलयन में उपस्थित अशुद्ध धातु और विलयन में उपस्थित शुद्ध धातु कैथोड पे चला जाता है। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। यहाँ पे जो है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये है शुद्ध धातु कैथोड और ये है एनोड अशुद्ध धातु, और यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे स्विच है। जब बैटरी मतलब स्विच को ऑन किया जाएगा तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो ये जो अशुद्ध धातु है ये विलयन में मिलता जाएगा। जो मतलब विलय होगा वो विलयन में मिल जाएगा, जो अविलय होगा वो यहाँ पे जमा होते जाएगा तली में। ठीक है, और जो विलयन में उपस्थित शुद्ध धातु होता है वो कैथोड के तरफ आकर्षित होते जाएगा और इस प्रकार यहाँ पे जमा होते जाएगा कॉपर। ठीक है, ये कॉपर का था, और भी जितने भी धातु है इसी प्रकार से होता है उसका भी शुद्धिकरण।
अपघटनी परिष्करण में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते, कल के वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे।